अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। चेयरमैन पीटीआई ने अपने खिताब में नून लीग के कायद नवाज शरीफ को एक दिलचस्प मगर बड़ा सियासी चैलेंज दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया है कि नवाज शरीफ इंतखाबात में किसी भी हल्के से उनका मुकाबला करें, वो बगैर इंतखाबी मुहिम चलाए उनका मुकाबला करेंगे। अब नवाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई के इस चैलेंज का जवाब देते हैं या नहीं, कबूल करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर कई अहम इंतखाबी हकाइक के जरिए इस चैलेंज की मंजरकशी जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तान की किसी भी बड़ी सियासी जमात का कोई एक भी ऐसा बड़ा लीडर नहीं जिसे किसी न किसी नशिस्त से शिकस्त ना हुई हो। 1970 के इंतखाबात में जब मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत का तूती बोल रहा था, वो उस वक्त डीआई खान से फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद से इलेक्शन हार गए। 1988 में एस्टैब्लिशमेंट की छतरी तले इंतखाबात लड़ने वाली आईजेआई के लीडर नवाज शरीफ पीपी 187 साहिवाल से इलेक्शन हार गए। बेनजीर भुट्टो जैसी बड़ी लीडर 1990 में पेशावर से इलेक्शन हार गई। मौलाना फजलुर रहमान कई मरतबा डीजी खान की अपनी जद्दी पुश्ती नशिद से इलेक्शन हारे। 2018 के इंतखाबात में मौलाना फजलुर रहमान अपनी दोनों सीटों पर इलेक्शन हार गए। 2002 से 2007 तक किंग्स पार्टी के लीडर चौधरी शुजात हुसैन 2008 में गुजरात से अपनी रवायती नशिस्त हार गए। बिलावल भुट्टो जरदारी 2018 में लियारी की वो नशिस्त हार गए, वो सीट हार गए जहां से उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वालिदा बेनजीर भुट्टो और वालिद आसिफ अली जरदारी कामयाब होते रहे। वली खान जैसे बड़े लीडर 1990 में अपनी जद्दी पुश्ती सीट से इलेक्शन हार गए। इन हकाइक के बाद अब अगर खुद चेयरमैन पीटीआई के अपने इंतखाबी प्रोफाइल को देखें तो 1997 में वो हर नशिस्त बुरी तरह से हारे। 2002 के मैनेज्ड इलेक्शन में उन्हें सिर्फ मियां वाली से ही एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। 2013 में अपनी मकबूलियत के दावों के बावजूद चेयरमैन पीटीआई NA 122 लाहौर से इलेक्शन हारे। ये तमाम हकाइक साबित कर रहे हैं कि कोई भी सियासी लीडर अपनी मकबूलियत के कितने ही उरूज पर क्यों ना हो, ये दावा नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के किसी भी हल्के में उसकी जीत यकीनी होगी। पाकिस्तान के वजूद से भी पहले सियासत करने वाले सियासी रहनुमा अगर इंतखाबात में अपनी सीटों पर हार सकते हैं तो फिर क्या कोई लीडर ये दावा कर सकता है कि वो किसी भी नशिस्त पर इंतखाबी मुहिम के बगैर ही किसी पार्टी के लीडर का मुकाबला कर सकता है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, ईसार राना और ख़ास तौर पर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सना बुच्चा साहिबा। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। सवाल रखेंगे, सवाल रखने का मकसद ये भी है, जो सवाल है पहले आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई का नवाज शरीफ को इंतखाबी चैलेंज सियासी मुकाबले की हकीकी ख्वाहिश या फिर सियासी स्टंट? शहजाद चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। क्या आप समझते हैं वाकई हकीकी ख्वाहिश है? क्योंकि 2018 कितना मैनेज रहा, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। किस तरीके से वो ग्राउंड बनाया गया, किस तरीके से एक बड़े लीडर को माइनस किया गया, सियासी जमात को तोड़ने की कोशिशें रही। क्या आज वाकई चेयरमैन पीटीआई की हकीकी ख्वाहिश है इस मुकाबले की इंतखाबी चैलेंज जो दे रहे हैं, या फिर ये सियासी स्टंट है सर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि चैलेंज तो वो कर सकते हैं और चैलेंज शायद उनका कामयाब भी हो। लेकिन देखिए, इस तरह के सवालात या इस तरह के इश्यूज जो हैं वो मेरी नज़र के अंदर एक सियासी शोशे से ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं। कोई लीडर किसी के इस तरह के चैलेंज को देख के कोई इसको चैलेंज नहीं करता। कोई दंगल नहीं है, ये सियासत है और सियासत के अंदर हर शख्स अपने अकल और फहम के मुताबिक फैसला करता है। नवाज शरीफ साहब जैसा शख्स जो बिल्कुल इतना मंझा हुआ सियासतदान हो, अब वो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते इसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो आएंगे तो जाहिर है कि अपनी सियासत और अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ हल्कों की सियासत होती है। हल्कों की सियासत से मुराद ये है कि एक ट्रेडिशनली एक वहाँ का अपना एक असर होता है, एक रास्ता होता है, एक मुतय्यन शुदा बड़ी हद तक मामलात होते हैं। इमरान खान साहब उसको अपस्टेज करने की, अपटर्न करने की 2018 में या उसके बाद शायद इस किस्म की अहलियत तो रखते थे, लेकिन क्या आज का इमरान खान या आज का चेयरमैन पीटीआई ये काम कर सकता है? ये एक और सवाल है। और जिस किस्म की उनकी हालत है या जिस किस्म की उनकी पार्टी के मामलात हैं, उनकी सियासत की पोजीशन है, तो ये सियासी तौर पर रेलिवेंट रहने के लिए तो बात आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इसका कोई ख़ास सब्सटेंस इस चीज़ के अंदर नहीं है। बड़ा सवाल क्या होगा, क्या पीटीआई इलेक्शन लड़ पाएगी? क्या चेयरमैन पीटीआई खुद अपने तौर पर इलेक्शन लड़ पाएंगे? क्या पीटीआई का वो हुलिया या वो जो हालत या उसकी हैयत जो है, जो कि पहले थी या आज से साल पहले थी, क्या वो अब ज़ाहिर है उस शक्ल में तो रह नहीं गई? तो क्या वो लोग जिनको टिकट्स दिए जाएंगे, क्या कितने लोग तैयार होंगे वो टिकट लेने के लिए?
इन मारूजी और अमूमी हालात को देखते हुए जो आज मुल्क के अंदर और मुल्क की सियासत में है। अभी बहुत सारी चीज़ें और होनी हैं। मिसाल के तौर पे ये बात की जा रही है कि क्या पीटीआई को पार्लियामेंट एज अ पार्टी बैन कर सकती है या नहीं, गो कि उसकी तरदीद हुई, लेकिन ये सवालात उठ रहे हैं उठाए जा रहे हैं। फिर चेयरमैन पीटीआई का अपना मामला, कल हम बात कर रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे और 60 दिन में हो तो क्या फ़र्क है। 90 दिन में एक और फ़र्क ये है कि ऐसे मुकदमात जिनका फैसला शायद 60 दिन में ना हो सकता है वो 90 दिन में हो जाए। तो इसलिए उसके अंदर भी कुछ एक आपको हल्की सी कोई एक हिकमत नज़र आती है कि अगर 90 दिन में हो तो वो टाइम जो कि अदालतों को चाहिए किसी फैसले पे पहुंचने के लिए शायद मैसर आ जाए। और ये तमाम की तमाम चीज़ें इस तरफ लेके जा रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई या पीटीआई की सियासत एक बहुत मुश्किल दौर में गुजर रही है। इस किस्म की बातों और गुफ्तगू से मेरा नहीं ख्याल कि उन असल ज़मीनी हक़ाइक़ से पर्दा उनके ऊपर की डाला जा सकता है और उनकी हकीकत अपनी जगह मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई को अपनी सियासत, अपनी पार्टी की सियासत और अगर किसी किस्म का कोई नज़रिया है तो उसको बचाने की ज़रूरत करनी चाहिए। सियासी शोशे मेरा ख्याल है कौन इनको लेके चलेगा, आगे सोचेगा कि वो नवाज शरीफ उनका चैलेंज, नवाज शरीफ मेरा ख्याल है मेरी अपनी समझ के मुताबिक इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। ठीक, सना साहिबा, जो शहजाद साहब ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं कि पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई को अपनी हालात मामलात को समझने की ज़रूरत है, अपना अगर कुछ नज़रिया बचा है उसे बचाने की कोशिश करें। जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लटक कर रेलेवेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट दिखते हैं, या ठीक है जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो उनके बयानात हैं, ये खिताब वो करते हैं वो भरपूर होते हैं कॉन्फिडेंस से, बहुत पूरे एतमाद हैं कि वो जहाँ खड़े हैं बिल्कुल ठीक है, राइट डायरेक्शन में हैं, राइट डिसीजन के साथ हैं। देखिए, एक फिल्म को हिट होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें आपका हीरो कौन है, लेकिन उस फिल्म में हीरो जो भी हो कि उसको एक्टिंग कितनी अच्छी आती है, क्या वो नाकाबिले तरदीद बड़ी बेहतरीन एक्टिंग कर सकता है, सीनियर एक्टर्स के मद्दे मुकाबले खड़ा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये फिल्म तो है नहीं, और बिल्कुल ये दंगल भी नहीं है, लेकिन खान साहब के लिए दंगल ही रहा है। और कभी भी उन्होंने मुकाबला बजाते खुद अपनी पॉपुलैरिटी तो उन्होंने कैसे गेन की है। आज जो ये कहते हैं कि मैं पॉपुलर हो गया हूँ, क्या ये 2018 के इंतखाबात से पहले इतने पॉपुलर थे? जिस पार्टी की बुनियाद 2014 के धरने से हुई हो, जिसने नाज़ेबा हरकत करके अपने आप को तवज्जो दिलाई हो, अपने बिल जलाए हों, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी सूरत, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सियासत कोई और करे, और ना ही कोई मुकाबला होना चाहिए, बिकॉज इस तरह की सियासत तो होनी ही नहीं चाहिए। और हमने फिर देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने भी थोड़ा सा वो रवैया अपनाया था शुरू में, तो मेरा ख्याल है उसको डिस्करेज करना चाहिए। हमें उनके लेवल पे नहीं आना, उनको अपने लेवल पे लाना है। ये होनी चाहिए बुनियादी तौर पर बात। मेरा ख्याल है दलील उनके पास कोई है नहीं। और अब देखिए ना, अब जो भी हो जाए, आप ये देखिए कि कैसे बैन नहीं होगी पार्टी। आज तो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो एतराज़ था इस इलेक्शन इस्लाहात में, वो भी हटा दिया गया है, अब इस पर बात भी नहीं होगी। उसके अलावा साथ साथ आप देख लीजिए, आज इद्दत में निकाह वाला केस फिर उजागर हो गया। तोशा खाना केस में वो तशरीफ़ नहीं लाते, बार बार कह रहे हैं कि जी हम नहीं आ सकते। फिर आज पंजाब में जो 2 वकला का कत्ल हुआ, जो कोर्ट में हुआ, पंजाब कोर्ट, उसको बेसिस बना लिया है कि जी देखें कितने बुरे हालात हैं, लोग तो यूँ मारे जा रहे हैं, तो मेरे इमरान खान साहब को तो गोली ना लग जाए। तो मुकाबले वही करते हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं, जो अपने ज़मान पाक से बाहर निकलने की ज़हमत करते हैं, जो सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के बाल्टी सर पर डाल के नहीं जाते। मेरा नहीं ख्याल, मैं किसी को भी पुट डाउन करना चाहती हूँ या किसी को एलिवेट करना चाहती हूँ, लेकिन सियासत करने का जो रवैया है, अगर आपने भी शहबाज शरीफ साहब का भी अभी जो कौम से खिताब उन्होंने किया है, देखिए कौम को आपने सर्व करना है, आपके पर्पसेस कितने पूरे हो रहे हैं, आपका ईगो कितना शैडो हो रहा है, आपके इदारे कितने आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, दैट इज़ अनदर पॉइंट। लेकिन आपका जज्बा क्या है? और मैं इस पर शहबाज शरीफ साहब को जरूर मार्क्स देना चाहूँगी। उनका जज्बा ये रहा है, उन्होंने ईगो को साइड पर रखा है, उन्होंने मुल्क को सर्व किया है, उन्होंने इस मुश्किल हालात में निकालने की कोशिश की है। हाँ, बहरहाल वो मिफ्ता साहब पहले कर सकते थे, डार साहब ने आके थोड़ा सा मामला तवील कर दिया, ये बात बहरहाल इनके क्रेडिट पे नहीं जाती, लेकिन वो फैसला भी नवाज शरीफ साहब का था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो मुकाबलेबाजी की जो बात कर रहे हैं, भाई आप मुकाबले में है ही नहीं, आप तो रेस में है ही नहीं। अब आप गोल्फ खेलने वालों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, अब आपको उन्होंने गोल्फ स्टिक से उन्होंने आपको आउट कर दिया है, अब आप क्रिकेट का बैट लेके 1000 तरफा कहिए कि मैं गोल्फ इसी से खेलूंगा, तो नहीं खेला जा सकता। तो इमरान खान साहब किसी तरह भी इस तरह की बात ना ही करें तो बेहतर है, अपने ऊपर बिलावजह में उंगलियां उठाना मरकूज नहीं होना चाहिए। अब
अफसार साहब, 2018 का मैंने ऊपर भी हवाला दिया, जो गुफ्तगू हुई इसमें तो इसको एक सियासी शोशा या सियासी स्टंट ही की बात हो रही है कि अपने सियासी रवैये देखें कहाँ खड़े हैं। अगर इतने ही चेयरमैन पीटीआई जो हैं सियासी मुकाबले चाहते थे और उनकी हकीकी ख्वाहिश थी तो 2018 उनके सामने था, वो लड़ सकते थे। लेकिन हमने देखा कि 2018 का ग्राउंड कितना मैनेज था। फिर नवाज शरीफ बराह रास्त बाद में 18 के इंतखाब के साबिक आर्मी चीफ और DGI को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा चुके। क्या ऐसा सुनहरी मौका नहीं आ गया नवाज शरीफ के हाथ कि वो खुद मैदान में उतरें और फ्रंट पर आए और बड़े मार्जिन से शिकस्त दें चेयरमैन पीटीआई को? वाह, कितनी आपने आसान बात कर दी है। और उसमें खान साहब ने पूरी बात ये की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो चाहते हैं ना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड ले लें। तो ऐसा करें, खान साहब को कहें कि वो अपने तमाम मुकदमात में उनको सामना करें, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, और किसी अदालत से फ़रार न इख्तियार करें, स्टे न लें। और ना ही देखें तोशा खाना की कितनी पेशियाँ हो चुकी हैं, अभी आज भी वो वहाँ पे हाज़िर नहीं हुए क्योंकि उन पे फ़र्द जुर्म आयद करनी है। इतना वो डर रहे हैं फ़र्द जुर्म से, जेल जाएँ, ताहयात नाअहल हों और अपने आधे ख़ानदान को भी जेल में साथ लेके जाएं, आधी उनकी लीडरशिप भी जेल में हो और वो नाअहल भी हो, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए नाअहल हो जाएं। जी 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 ना बनती हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर बुग़्ज़ और हसद भरा हुआ हो और वो अपने हल्फ के ख़िलाफ़ उनको तायाद नाअहल करार दे दें, जैसे नवाज शरीफ को उस वक्त के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहना ही सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। तौहीन अदालत अगर लगानी है ना तो सही उन जजेस पे लगानी चाहिए जिनके बारे में सारा कच्चा चट्टा सामने आ गया है कि वो एक कर्नल के इशारों पे नाचते थे। जनरल फैज़ तो बहुत बड़ी चीज़ था। खैर, ये तो एक बात होगी, लेकिन मेरा ये मजाक की बात है और ना ही खान साहब में इतना हौसला है कि वो केसेस का सामना करें और फिर जेल में से इलेक्शन लड़ें, इसलिए ये बात रहने दें। असल खान साहब को जो अभी तक समझ नहीं आ रही, मैन चाइल्ड को 72 साल की उम्र में भी वो बच्चे की तरह सोचते हैं, जिसको गोद में लेके और नैपियाँ बदल बदल के यहाँ तक पहुँचाया गया, तो वो समझते शायद अब मुलाजमीन की अगली नस्ल आ जाएगी और उनकी नैपियाँ बदलना शुरू कर दीजिएगा। और वो खान साहब तो पैदा ही अशराफिया में हुए हैं, तो इसलिए उनको तो उनकी नैपियाँ तो मुलाजमीन ने बदलनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल में, हकीकत मुख्तलिफ है। खान साहब को he should wake up and smell coffee, nothing else। और फिर उनकी शायद आँख खुले, और उनकी आँख खुले तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। अगर वो वाकई और किसी के साथ मुखलिस नहीं है ना, वो ये तो इस पर कोई शक नहीं है, अपने साथ अगर मुखलिस है ना, और उन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसको अगर उन्होंने बचाना है तो उसके बारे में स्ट्रेटजी बनाएं, उसके बारे में सोचें। ये जो बड़के मारने का तरीका है ना, ये मैं ये कर दूंगा तो मेरे साथ आ जाए, तो मैं उनकी ऐसी बड़कों को कोई सीरियसली नहीं लेता। असल चीज़ ये देखनी है कि क्या वो इस दौर में अपनी जमात को बचा पाते हैं और बचा के क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाते हैं, वो या उनकी जमात। और अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो वो कितने वोटर्स को बैलेट बॉक्स तक उस दिन लेके आते हैं, इंतखाबात वाले दिन। मैं तो ये देखने के लिए बड़ा अहम सवाल है जो आप कर रहे हैं, और हम बार बार अपने शो में इस पे बात कर रहे हैं कि पीटीआई किस जगह पर होगी। लेकिन 9 मई, जिस तरह शहजाद साहब ने ऊपर बात की कि अपने हालात, मामलात या अपनी स्टैंडिंग देखें, 9 मई के बाद चेयरमैन पीटीआई क्या मामलात की संजीदगी को समझ नहीं पा रहे, उनका रद्द अमल, उनका पुरएतमाद रवैया, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, वो क्या कर गुजरे हैं? ये इस तरह का बयान, इस तरह का चैलेंज जिन लोगों को वो खुद मुकम्मल माइनस करते रहे, आप क्या किस तरीके से एनालिसिस करेंगे? वो क्या देख रहे हैं अपने आप को या कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? वो आईने में देख रहे हैं अपने आप को, और आईने में देख के वो अपने आप को, आप पुरएतमाद कह रही है, मैं उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट कहूँगा। ओवर कॉन्फिडेंट होना स्टुपिडिटी है, और ग्राउंड रियलिटी से हट के आप बस तकरीरें किए जाएं। असल में खान साहब अभी तक वजारत उज़्मा की कुर्सी से नहीं उतरे। वो समझ रहे हैं अभी भी हर तरफ ग्रीन है, ऐसा नहीं है, बहार नहीं है। जनरल फैज़ जा चुके हैं, जनरल कमर बाजवा जा चुके हैं, साकिब निसार जा चुके हैं, आसिफ सईद खोसा गुलजार जा चुके हैं, उमर अतिया बंदयाल सब जाने वाले हैं। तो उनके लिए कौन इनेबलिंग एनवायरनमेंट करेगा? उनके जो टीवी चैनल जो उनके साथ होते थे वो अब तक अब उनकी तस्वीर नहीं दिखा
पाते और दिखाते हैं तो ब्लर करके दिखाते हैं। उनके साथ जिनको उनके साथ खड़ा किया गया था पंप करके, उनके साथ वो तो खड़े नहीं है। उन्हें अपनी टांगों पे वजन दे के खड़ा होना पड़ेगा। उनके अपने अंदर कितनी ताकत है और अपनी पार्टी को वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें ये देखना है, ये करके दिखाना है उन्हें। अब उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड आई है जहां पे वो अपनी ताकत से, ना अंपायर उनके साथ है, ना पिच उनकी साजगार है और आगे बैट्समैन भी बहुत तगड़े खड़े हैं। अब खान साहब बॉलिंग करके दिखाएं और अब विकेटें उड़ाएं जैसे 2017 में उड़ाया करते थे पटका डाल के, तब उनकी बात कोई समझेगा और मानेगा। ऐसे खाली बड़कों से काम नहीं चलेगा। सही, मगर खान साहब ये कह रहे हैं कि वो तैयार हैं। इसार राना साहब, इस बयान का मकसद सियासी ख्वाहिश है, वाकई मुकाबला चाहते हैं सियासी मुखालिफिन से, सियासी स्टंट है, खुद को रेलेवेंट जाहिर कर रहे हैं, ये जिसको अफसार साहब ओवर कॉन्फिडेंट कह रहे हैं कि अपनी जमात को बचाएं, जमात को इलेक्शन तक लेके जाएं, वोटर वोट डाल पाए, यहाँ तवज्जो नहीं है। कहाँ तवज्जो है आखिर? लेकिन जब मारकतुल आरा फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग मुकम्मल हुई थी ना, तो दिलीप साहब को माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना पड़ा था, क्योंकि वो खुद को सचमुच का शहजादा सलीम समझने लग गए। तो फिर वो आप अफसार साहब की बात से एग्री कर रहे हैं? मैं किसी हद तक उनकी बात से एग्री करता हूं। वो अपने आप को वजीर आजम समझ रहे हैं? वजीर आजम नहीं समझ रहे, तो वो ये जरूर समझ रहे हैं कि वो इस सियासी निज़ाम का कोई अहम तरीन हिस्सा है, आने वाले वजीर आजम समझ रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हालात हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को भी इस बात का पता कि शायद वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, और जब उन्हें ये पता है कासिम के अब्बू को कि मैं हिस्सा नहीं ले सकूंगा, तो फिर उनको ये वो समझते हैं कि मुझे जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई ऐसा शोशा तो छोड़ना है। देख लेना, आज हमने पिक कर लिया। शोशे के लिए भी उन्होंने नवाज शरीफ का इंतखाब किया। डेफिनेटली अपने से बड़े को आप लटके ताकि आपका प्रोफाइल भी कहीं। ये तो खैर मैं नहीं समझता कि अपने से बड़े को लटके, मैं नहीं ये कहता कि नवाज शरीफ साहब को उनसे बहुत बड़े हैं, लेकिन सियासी तौर पर ही मैं भी कह रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा वो होता है जिसके ऊपर कोई बड़ा हाथ रख दे, अदरवाइज ये कि सब बोने हैं। तो शायद उनको लग रहा हो किसी बड़े ने उन पर हाथ रख दिया, यही उन्हें नहीं लग रहा। उन्हें ये पता है कि ना नोमन राधा होगी ना तेल नाचेगा, और वो ये जानते हैं अच्छी तरह से। अब आप इस मुहावरे को कहेंगे मैंने उल्ट कह दिया, तो पाकिस्तान में जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, वो जब चाहे राधा को नोमन का कर दें और तेल बेग को बेवकत कर दें। तो खान साहब ये जब कुछ सोचा छोड़ रहे हैं ना, उसका देख लें फ़ायदा हो गया कि आज हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तमाम तर पैमरा की पाबंदियों के बावजूद कासिम के अब्बू के ऊपर बात हो रही है। इस बात पर हैरान हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। 9 मई के बाद हालात, वाक़यात जमात को किधर ले गए, किस तरीके से करीबी लोग छोड़ गए। तवज्जो जहां होनी चाहिए वहां नहीं है। जिनको हमेशा इग्नोर करते रहे आज उनको तवज्जो दे रहे हैं। डेफिनेटली ऐसे ही है। तो फिर मैं इस बात से एग्री करूंगी, मुग़ल आज़म की कासिम के अब्बू को ये बात समझनी चाहिए कि अब हालात बहुत बदल गए। 9 मई के बाद, 9 मई से पहले वो 7 सीटों पे बगैर लड़े जीत सकते, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। 9 मई ने सारे मामलात और हालात जो है ना वो तब्दील कर दिए, और उन्हें इस हकीकत को समझना चाहिए। और मैं सना बुचा साहिबा की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उन्हें बहादुरी के साथ अदालतों को फेस करना चाहिए, जैसे हमारे अजीम लीडर नवाज शरीफ कर रहे हैं। जैसे लंदन से बैठ के उन्होंने एक मिसाल कायम की है कायदाना सलाहियतों की, कि अदालतों को फेस करते हैं, और 50 रुपए जैसी अजीम रकम के स्टाम्प के ऊपर वो मुल्क से बाहर चले गए, और वहां बैठ के वो जो है कहते हैं मैं चौथी दफा आके इस मुल्क के अंदर दूध की नहरें बहा दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये चाहिए कि खान साहब को कासिम के अब्बू चले जाएं बाहर, लंदन या मैनचेस्टर से दोनों इलेक्शन लड़ने, क्योंकि ना हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे इनकी, वहीं पे लड़ लें। तो मैं भी ये देखे ना, हमें तो हो ना हो, उन्हें बहुत जरूरत है। पाकिस्तान से अच्छा मुल्क इक्तिदार के लिए, हुक्मरानी के लिए कोई नहीं है। जब आपका इक्तिदार खत्म हो जाए तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगा, आपको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जो मेडिकल की किताब में भी नहीं मिलेंगी, और आप बाहर जाके बैठ जाएंगे। लेकिन जब आपको जरूरत होगी इक्तिदार की, आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। यही हमारी किस्मत है, और ये इतना शर्मनाक एक मिसाल है। मुझे एक बात का जवाब दें, क्या किसी दुनिया का कोई एक सियासतदान पाकिस्तान में बैठ के अपने मुल्क की सियासत कर रहा होता है? ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है कि इस मुल्क के अंदर जो लीडर होते हैं वो जाके दुबई की 7वीं मंजिल के ऊपर 7 स्टार होटल्स में बैठ के 20 साल हो गए मामलात को शुरू हुए, किसने सीधा करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो सना साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे हैं, और कप्तान के अपने खिलाड़ी जिनको गुज़िश्ता रोजी जमात से अलग किया गया, परवेज खटक, कप्तान को इंतखाबी चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप आए मेरे मुकाबले इलेक्शन लड़के दिखाएं।
नवाज शरीफ तो उनका चैलेंज लेना लें, क्या चेयरमैन पीटीआई परवेज खटक का चैलेंज कबूल कर लेंगे या कर लेना चाहिए? मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोस की बात है कि वैसे तो उनके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ रहे थे, एक उनके साथ खड़े थे तो उनको खड़े ही रहने देते, लेकिन जाहिर है कि हमें पता है कि खटक साहब के भी और अज़ाइम थे और वो एक बिल्कुल ही एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं और मेरा ख्याल है वो उनके पास वो पावर भी मौजूद है। ये जो तमाम तर लोग जो कि एज सो टू स्पीक उस वक्त उनके गलत साइड पर थे, महमूद खान है, जो शाह फरमान थे, ये तमाम जो लोग थे उनके कहने के लिए खटक साहब के क्लब में नहीं आते थे या महमूद खान क्लब में आते थे। अब ये उस क्लब को छोड़ के इस क्लब में ज्वाइन करेंगे क्योंकि जाहिर है लोग घरों में छापे पड़ रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब का हाल आपके सामने है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि जो इमरान खान साहब का ये जो है ना नार्सिसिस्ट बिहेवियर, ये इनको माहिर नफ्सियात पाके देखना चाहिए। ये सही कह रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं लगता कि मेरा नहीं ख्याल, उनको ये लगता है कि मैं कोई बादशाह हूँ। और मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहूँगी, एक ऐड करना चाहूँगी कि अब तक खतीजा शाह जेल में है। आपकी ना वो पार्टी की लीडर है, ना वो सियासत में है और ना ही वो एक मर्द है, एक औरत है, खातून है, अब तक डटी हुई है। इनकी हालत देख लीजिए, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि कम से कम जाके अपने कारकुनानों को तो रिहा करवाएं। किसी और के लिए नहीं निकल सकते, अपने केसेस में जाके फर्दर जुर्म नहीं आयद करवा सकते, कम से कम इन लोगों के लिए आवाज बुलंद करें। तो खुदा के वास्ते आप इंटाइटल्ड नहीं है कि आपके लिए लोग अपनी जानें दे दें, निछावर कर दें, सब कुछ आप पे, मुल्क आप पे निछावर कर दें। इनको ही नीड्स अ रियलिटी चेक। और ये जो इजराइल की जो जब्ती ये गेन कर रहे हैं, इससे सारे ताने बाने खुल गए, सामने आ गए और ये दिन ज्यादा दिन चलेगा नहीं मामला। मेरा ख्याल है आप ले लीजिए अगस्त में, मिड अगस्त में ये जेल में होंगे। अच्छा, और मिड अगस्त में जेल में होंगे। देखते हैं कि इस बारे में क्या बनता है। लेकिन जो एक बात के खुद तवज्जो करें अपनी जमात पर, अपने लोगों पर, वो लोग जो लॉयल हैं और साथ खड़े हैं। आप बजाय अपने सियासी मुखालफिन को चैलेंज करें, आपकी जमात में साथ रहने वाले करीबी लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सिंध में निगरान हुकूमत बनाने के लिए होती तब्दीलियों पर। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान हमेशा से बैक वक्त लव एंड हेट का ताल्लुक रहा है। ऐसा होना फितरी भी है क्योंकि एक जमात देही सिंध और दूसरी शहरी सिंध की तर्जुमान रही। एमक्यूएम की तकसीम के बाद पीपल्स पार्टी ने शहरी इलाकों में भरपूर फायदा भी उठाया और इसी बायस एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पर बरहमी का इजहार भी करती रही। शहरी सिंध और देही सिंध के हुकूक, वसाइल, नौकरियों और आबादी जैसे मसाइल पर भले ही दोनों जमातों में इख्तिलाफ रहा हो, मगर एक बात पर दोनों जमातों में एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है और वो है सिंध की निगरान वज़ारत आला। 2013 में दोनों जमातों की बाहमी मुशावरत से जाहिद कुर्बान अलवी, तो 2018 के इंतखाबात में भी दोनों जमातें निगरान वज़ीर आला के तौर पर साबिक़ चीफ सेक्रेटरी फजलुर रहमान के नाम पर मुत्तफ़िक़ हो गई थी। 2013 और 2018 के इंतखाबात से पहले एमक्यूएम ही सिंध असेंबली में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थी, मगर 2018 के इंतखाबात के बाद 168 रुकनी ऐवान में पीटीआई के पास 23 नशिस्तें थीं। यूं अब की बार सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का कुराफाल पीटीआई के नाम ही निकला। अगर आईनी रास्ते पर चला जाए तो सिंध में अगले माह निगरान वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह को पीटीआई के हलीम आदिल शेख के साथ मुशावरत करना थी, मगर सिंध असेंबली में एमक्यूएम की रुकने असेंबली राना अंसार को अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद कर दिया गया है। इस इक़दाम के लिए यह जवाब दिया जा रहा है कि एक तो हलीम आदिल शेख 9 मई के बाद से असेंबली से ही गैर हाजिर हैं और दूसरा पीटीआई के 10 अरकान के मुनहरिफ होने के बाद एमक्यूएम 21 नशस्तों के साथ सिंध की बड़ी अपोजिशन पार्टी बन गई है। ये जो 10 मुनहरिफ का नंबर हम आपके सामने रख रहे हैं, इस बारे बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं, 6, 7 और 10 का नंबर है, मगर मेंबर सिंध असेंबली पीटीआई के जो हैं वो असेंबली आ नहीं रहे हैं, कोई इस बारे मजीद वजाहत नहीं है। इस हवाले से एमक्यूएम का दावा है कि अब असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत उनके पास आ गई है, इसलिए अपोजिशन लीडर उनकी जमात का ही होगा। दूसरी जानिब सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख की जानिब से वीडियो बयान दिया गया है जिसमें उनका कहना था कि वजीर आला सिंध जब खत लिखेंगे तो वो खुद का जवाब देंगे, जब भी उनको मुशावरत के लिए बुलाया जाएगा तो वो आ जाएंगे, वो मुल्क में मौजूद हैं, जब कहेंगे आ जाएंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि निगरान हुकूमत बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं और कितनी जस्टिफाइड हैं। सवाल इस तरह से, मुकदमात, छापे, गिरफ्तारियां और दबाव, पीटीआई के 10 अरकान मुनहरिफ, एमक्यूएम 21 नशस्तों के साथ सिंध की बड़ी अपोजिशन पार्टी, एमक्यूएम के दावे में कितनी सदाकत है। सना बुच्चा साहिबा, आपके सामने, क्योंकि कराची को बहुत बेहतर तौर पर समझती हैं, वहाँ होती हैं, जानती हैं, क्या कितना आप इसे जस्टिफाई करेंगी जो इस वक्त एमक्यूएम का दावा है, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो कुछ करने की कोशिश है, जस्टिफाइड कहेंगी आप इसे? देखिए, अगर तो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कोई रवैया थोड़ा सा नर्म हुआ था तो मैं कहती हो सकता है कि जमात इस्लामी में उनकी आधी रूह चली गई और आधी रूह उनकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में आ गई है। लेकिन मसला ये है कि वो भी अभी तक पुरजोर हैं और ये भी ज़ोर आवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि हाफिज़ नईम रहमान साहब बिल्कुल ही वो साउंडिंग जस्ट लाइक चेयरमैन PTI कुछ दिन पहले तक, बल्कि आज तक भी। और एक जो ख़ास उनका एक तरीका होता था गुफ्तगू करने का, वो बड़ा चेंज हो गया। अब देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो वाली जमात नहीं है जो आप बात कर रही हैं कि पहले ये लोग कुछ कर लेते थे, वो क्या हम पूछते थे, बल्कि मुझे तो हंसी आती थी कि आज छोड़ दिया, फिर बेचारे मरहूम रहमान मलिक साहब आते थे, फिर उनको मनाते थे, फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आते थे। तो ये मामला तो हम तो कहते थे अच्छा हमने आज छोड़ दिया पीपल्स पार्टी तो वापस कब जा रहे हैं, मतलब ये तो मजाक बन गया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने अपनी सियासत तब्दील कर ली है। फिर वो 9-0 वाला मामला हुआ, फिर अल्ताफ हुसैन साहब वाला मामला हुआ, फिर ये तमाम तर चीज़ें इस रुख पे गई। उसके बाद एक ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई। इनके पास अब लेने देने को कुछ रह नहीं गया है। और ये जो मुनहरिफ अरकान का जो बार बार जिक्र किया जाता है, कौन आएगा और कौन इनके साथ रहेगा और कौन ये बात करेगा, गायबाना तौर पर तो ये जमात इस्लामी ने भी अपने तौर पर ये कर लिया था कि भाई हम तो बिल्कुल नंबर पूरे हैं, हमारे तो सारे जो 61 अरकान हैं वो हमें वोट देंगे। तो फिर क्या हुआ उनका, फिर उन्होंने कहा जी उनको पकड़ लिया था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था, उनको ज़बरदस्ती बिठा लिया था। अच्छा भाई आज वो आके बयान देते कि उनको ज़बरदस्ती बिठाया था, आज वो कहते हैं कोई हम ज़बरदस्ती नहीं बिठाया था। तो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी खाम ख्याली हो सकती है। वो आखिरी एड़ी चोटी का जोर लगाने में उनका सियासी हक है, वो ज़रूर करें। लेकिन ये याद रखें कि उनकी पार्टी जितने टुकड़ों में बटी थी, फिर टुकड़े वापस उन्होंने जोड़ लिए, तो दिल तो टूट गया है। अब उसमें क्रैक्स तो रहेंगे। तो अब वो क्रैक के ऊपर अगर आप समझते हैं कि अपनी सियासत को आप कोई और मैन हैंडल करके या कुछ और करके या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम लगा के, मैं नहीं कहती इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या गलत हैं, उस पर नहीं जाते, लेकिन कह रही हूँ इस तरह से इल्ज़ाम लगाना जब आपके पल्ले कुछ है नहीं, तो मेरा ख्याल इस तरह की गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट उनके जो वज़ीर कानून रहे थे पाक चेयरमैन PTI के साथ बड़े अच्छे, और वो थे फ़रोग नसीम साहब। तो वो भी आज जो सारी जो अनडूइंग है वो भी सामने खुल के सामने आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई MQM को कोई बहुत ज़्यादा कोई स्टेक है। पीपल्स पार्टी का बहरहाल है और पीपल्स पार्टी इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप। ठीक है शहजाद साहब, MQM की रुकने असेंबली नामजद हो रही हैं अपोजिशन लीडर के लिए। MQM पीपल्स पार्टी निगरान वज़ारत आला के लिए दिख ये रहा है, तासुर ये बन रहा है कि फिर से एक मुकमका कर लिया गया है। PTI को माइनस करके निगरान हुकूमत की तरफ बढ़ना, वज़ारत आला का फैसला करना सियासी दानिशमंदी कहलाएगा। अच्छा, एक तो बड़ा दिलचस्प ये आपने जो सिचुएशन है उसके ऊपर सवाल उठाया, क्योंकि लीडर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके लिए ये नॉमिनेशन करनी है। एक तो खैर बुनियादी तौर पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने असेंबली ने ऑलरेडी फैसला कर लिया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ये होगा। राजा रियाज अगर हमारे नेशनल असेंबली में उसका करेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ मुकालमा और उसके बाद फैसला करेंगे, तो यहाँ पे भी कोई उसी किस्म का एक आदमी बिठाया जा सकता है या किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे सवाल जरा बड़ा और गहरा है। वो ये है कि क्या सिंध की जो सियासत है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बराबर या उसके मुकाबले में कोई खड़ा होने की कोई पार्टी सोच सकती है या उस लेवल पे पहुंची है या नहीं पहुंची। बेशक कि अर्बन एरियाज जो हैं सिंध के, वो बहुत अपनी एक खास हैसियत रखते हैं। ये बेशक कि MQM का एक ज़माने में वहाँ पर बहुत ज़ोर हुआ करता था, जिस सना बच्चा साहबा कह रही थी, लेकिन अब वो नहीं है। तो अगर लेकिन इंट्रिंसिक सिंध की पार्टियां देखी जाएं तो एक प्रो भुट्टो वोट है और एक एंटी भुट्टो वोट है। और एंटी भुट्टो वोट एक ज़माने में, शुरू के ज़माने में नेशनलिस्ट का हुआ करता था, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया। तो फाइनली वो GDA के घर में जाके रह गया कि GDA जो है वो एंटी भुट्टो अपना वोट देगी, तो इसलिए जो लोग उनके साथ हैं वो उस किस्म का एक पीर पगाड़ा साहब के साथ जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। तो ये तो दो सियासी कुव्वतें ये हो गई। तीसरी MQM एक कुव्वत थी, लेकिन MQM ने शक्लें बदली। कभी वो JI से जमात इस्लामी से MQM बनी और फिर MQM से वापस जमात इस्लामी में गई, और कभी उसने PTI का एक उबाल सहा। तो जब आप ये जो थर्ड प्लेयर है जो उस वक्त आवाज उठा रहा है, जिसका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिक्लेयर किया गया, इसकी अपनी कितनी हैसियत है किसी भी इलेक्शन के अंदर, ये भी जांचना बाकी है। अब 2-3 चीजें कही जा सकती हैं। PTI कभी कराची की हद तक तो अब आपको उस तरह नजर नहीं आएगी जिस तरह 2018 में नजर आई। क्या जमात इस्लामी अपने एक रिवाइज या रिसर्जेंट जो उसका मोड है उसको अपने वोट्स में कन्वर्ट कर सकती है प्रोविंशियल असेंबली के लेवल के ऊपर और कराची के लेवल के ऊपर? ये देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी कि क्या वाकई में एक ऐसी कुव्वत, सियासी कुव्वत फिर बन के उभरी या नहीं उभरी। और बाकी जहां तक तीसरे वाले जो हैं, जो MQM वाले, मेरा ख्याल है उनमें वो जान नहीं रह गई। कोशिश कर रहे हैं कि वो पुराना 90 की दहाई वाला जो रोल है
उसको किसी तरीके से अपनाया जाए। लेकिन अब कानून और सख्ती इतनी ज्यादा हो चुकी है उनके ऊपर, और कानून से ज्यादा सख्ती हो चुकी है कि मेरा ख्याल है कि अब वो रास्ता इख्तियार करना उनके लिए मुश्किल हो चुका हुआ है। तो बिल्कुल एक इंटरिम चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, जिस तरीके से राजा रियाज हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन असल हकीकत कि सिंध की जो है, मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी को डिसलॉज करने वाली अभी कोई कुव्वत सिंध में मौजूद नहीं है। ठीक है, बड़ा अहम सवाल और पॉइंट जो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बात किया। सर जस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हु इज डिसाइडिंग एंड विल डिसाइड अबाउट सिंध, क्योंकि पीपल्स एमक्यूएम से मुतालिक ये जितनी गुफ्तगू हुई कि वो जान नहीं रहेगी, तो बड़ा अहम सवाल है पीटीआई जो शहरी सिंध, और फिर इसके साथ साथ हम बात करें तो जीडीए जो देही सिंध की स्टेक होल्डर्स हैं, कि तमाम स्टेक होल्डर्स या इतने स्टेक होल्डर्स को माइनस करके आखिर तो वोट बैंक है, इंतखाबात को काबिल कबूल बना पाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खास तौर पर जो गुज़िश्ता 3 टर्म से सिंध को रूल कर रही है। एक ब्रेक के बाद इसी पर मजीद गुफ्तगू। मुनहरिफ अरकान के बावजूद पीटीआई सिंध में अहम सियासी स्टेक होल्डर है। निगरान वजीर आला की मुशावरत से बाहर रखकर क्या सिंध के निगरान सेटअप को पहले से ही मुतनाज़ कर दिया गया? अबसार साहिब, क्यों मुतनाज़ कर दिया गया, कैसे कर दिया गया? ये तो सियासत है, इसमें जोड़ तोड़ तो होगा। आपने शहजाद चौधरी साहब से पूछा कि क्या ये मुकमुका हो गया है और पीटीआई को बाहर रखने की कोशिश हो रही है। मुझे ये बताएं कि ये हमारे अंदर से किसी की गलतियों के लिए नहीं, किसी की नहीं, खान साहब की गलतियों के लिए हमारे अंदर से नरम गोशा क्यों नहीं निकलता? खान साहब ने अगर गलती अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है बार बार और उसको उन्हें नुकसान हो रहा है और होगा, तो उस पर दूसरी सियासी जमातें उन्हें क्यों उनको गोद लें? इसकी वजह मुझे बताएं। कौन सी साइंस है, कौन सा मैथ है, कौन सी फ़िलासफ़ी है जिसके तहत ये हो सकता है कि खान साहब तो ख़ुदकुशी के रास्ते पे चलें, लेकिन दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो आपस में जो बात भी करें, जो जोड़ तोड़ करें, वो मुकमुका है और वो पीटीआई को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। पीटीआई को का दुश्मन खान साहब से ज़्यादा कौन है इस वक्त? आप सिर्फ इमेजिन करें मेरी बात को कि आप 9 अप्रैल 2022 पे चली जाएं और सोचें कि जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी और नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल हो रहे थे, शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा देते, हार जाते ना मैक्सिमम, तो उस वक्त उन्हें पता होता परवेज़ खटक उनके साथ हैं या नहीं, फवाद चौधरी उनके साथ हैं या नहीं, उसी दिन उन्हें पता चल जाता। उसी वक्त वो तकरीर करते, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन का ऑटोमेटिकली ओहदा उन्हें मिल जाता। वो तकरीर करते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाते, बताते कमर जावेद बाजवा कितना बड़ा गद्दार और कितना बड़ा मीर जाफ़र और मीर सादिक था। पंजाब की हुकूमत उनके पास थी, केपी की हुकूमत उनके पास थी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उनके पास थी, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उनके पास थी, बलोचिस्तान की हुकूमत उनके पास थी, सिंध का अपोजिशन लीडर उनके पास था। उन्होंने ये नहीं किया और कमेटियों की चेयरमैनियां उनके पास थी। वो सिस्टम में रहते पूरे 15-16 महीने इस हुकूमत पे तनकीद करते, असेंबली के अंदर बैठते। जो आप कह रहे हैं उनकी अपनी गलतियां और उसकी सजा है। सर सवाल ये है कि फिर जमहूरी रवैया कहाँ है? वो जमात तो गलत करी। मेरा तो सवाल ये है कि आप ये तैयार करें कि हमने निगरान हुकूमत अपनी मर्जी की बनानी है, हमें मुखालिफ से मशवरा ना करना पड़े। क्यों? जमहूरियत सिर्फ उसी के लिए जो अपने कपड़ों पे मट्टी का तेल छिड़का के आग लगा रहे, जमहूरियत सिर्फ उसी के लिए है। एमकेएम अगर यही बात कहे कि हम भी जमहूरी, हमारा भी जमहूरी हक है कि हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा मिल रहा है तो हम लेंगे, जोड़ तोड़ तो सियासत का हिस्सा है, होगा। इसीलिए सियासत जो है ना, ये अकल का काम है, पॉसिबिलिटीज का खेल है, ये कोई इनकलाब नहीं है। खैर खान साहब को कौन समझा सकता है? जी सार साहब समझा सकते हैं। देखिए बात ये कि कासिम के अब्बू को भी कोई नहीं समझा सकता और इस बात को भी कोई नहीं समझा सकता कि हर गलती कासिम के अब्बू के खाते नहीं डालनी चाहिए। और अगर कासिम के अब्बू गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस गलती का फ़ायदा उठा के हम सारा काम गलत करें क्योंकि कासिम के अब्बू गलत हैं। सिंध में जिस तरह कराची में मेयर का इलेक्शन हुआ और पीपल्स पार्टी ने जमहूरी तकाजे पूरे किए, वही जमहूरी तकाजे अब वो यहाँ पूरे कर रही है। और एमक्यूएम बतौर जमात तो मैं जमात ही नहीं समझता, वो तो भानुमती का कुनबा है जो अपने अपने मुफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिंध का हस्ब इख्तिलाफ, कायदे हस्ब इख्तिलाफ ये कह रहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, तो वो कौन सा पैमाना और क्राइटेरिया जिससे हम ये तय करते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है? अगर वो खत लिख के कह रहा है और बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी कुव्वतों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई और कुव्वत आएगी तो बिलावल हाउस खुद पानी माफिया के आगे घुटने टेक चुका और कहते हैं कि हम तो खुद टैंकर लेते हैं पानी का, तो फिर तो बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी ना। और फिर पाकिस्तान की तब्दीलियों की बात नहीं करनी,
ये भी बात सही पहले ही बहुत भारी है। हाँ, तब्दीली जिस सेंस में आप कह रही हैं वो उतनी भारी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध के अंदर जो अब गेम खेली जा रही है, मैं तो इस पर कोई परेशान नहीं हूँ, क्योंकि आप कहते हैं मुल्क में महंगाई है, मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर जमीर जितना सस्ता पाकिस्तान में मिलता है कहीं नहीं मिलता। चले, आपको अब जाके पता चल गया तो ये भी अच्छी बात है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।